हम आपसे बात कर रहे हैं तो कविता तो ऐसे ही बन जाएगी। मैं आया, देखा राजेश जी बैठे हुए थे। अतीत अगर खराब रहा है तो भी अच्छा लगता है, इसलिए कि वो बीत गया है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से, बल्कि ये कहें कि मैं एकदम से ग्रामीण पृष्ठभूमि का मैं रहने वाला हूँ। मैं एकमात्र डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर अभी तक बना हूँ। हम लोग 8वीं क्लास तक नंगे पैर जाते थे। जो बुरादा होता है लकड़ी का, न कटिंग के बाद जो बुरादा रहता है, उसकी अंगीठी पे हम लोग खाना बनाते थे। जितने दार्शनिक हुए हैं वो सब जो है वो ऋषि वगैरह रहे हैं जी। कारण क्या, उन्होंने उस चीज को जीवन में उतारा। बाहर के लिए क्या है कि वो शैंपेन लेके भी वो ज्ञान की बातें कर सकता है, उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। एक पुस्तक है ब्रह्मसूत्र जी। उसकी व्याख्या जब शंकराचार्य करते हैं तो उसमें उनको अद्वैत दिखता है जी, शंकर भाष्य जी। जब रामानुजाचार्य करते हैं तो उसमें उनको विशिष्टाद्वैत दिखता है जी। जब मूर्ति पूजा हम मंदिर में जब जाते हैं, आप देखिए कि एक लेवल के बाद आदमी हिमालय पे साधना करने चले जाता है, वो टॉप लेवल को प्राप्त कर लिया है। उसको हर जगह जो है मूर्ति, हर जगह भगवान दिखते हैं, और वहां जहाँ साधना करता है वहां कोई मूर्ति नहीं रहती। नमस्कार साथियों, शब्द रंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे पास एक विशेष मेहमान है। विशेष मेहमान इसलिए कि ये अहमदाबाद से आए हुए हैं और अहमदाबाद में हमारे आज के गेस्ट अजय प्रताप सिंह जी इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। हम इस कार्यक्रम में उनके बारे में जानेंगे, इनकम टैक्स के बारे में जानेंगे, और ख़ास तौर से हिंदी विषय रहा है इनका यूपीएससी क्वालिफाई करते समय, तो ख़ास तौर से हम लोग हिंदी पे बात करेंगे, हिंदी की कविताओं पे बात करेंगे, धर्म पे बात करेंगे, अध्यात्म पे बात करेंगे। तो स्वागत है हमारे मंच पर अखिलेश प्रताप जी। नमस्कार राजेश जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अजय जी, बचपन कैसा बीता आपका? देखिए, एक कहावत है ना कि अतीत कैसा भी हो, अतीत अगर खराब रहा है तो भी अच्छा लगता है, इसलिए कि वो बीत गया है। अगर अच्छा रहता है तो अच्छा लगता ही है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अतीत कैसा भी हो, वो उसको याद करना हमेशा अच्छा लगता है। नहीं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप डिटेल बताएं, ताकि आज की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और देश बहुत बदला, चीज़ें बहुत बदली, लेकिन कुछ सीमित साधनों में किस तरह से आप लोगों ने परीक्षा की तैयारी की, किस तरह से आप लोगों ने पढ़ाई की? देखिए राजेश जी, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से, बल्कि ये कहें कि मैं एकदम से ग्रामीण पृष्ठभूमि का मैं रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ का जो घर के बगल का स्कूल है वो सन 1948 का जो है बना हुआ है जी। और उस स्कूल से पढ़ के, अब ये चाहे आप ये बोलिए कि मतलब कुछ भी आप संज्ञा दीजिए, कुछ भी आप उपलब्धि बताइए, बट 1948 से स्कूल बना है और उस स्कूल से मैं एकमात्र डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर अभी तक बना हूँ। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर प्रतिभा नहीं थी, लोगों के अंदर काबिलियत नहीं थी, लेकिन ज़रूर बहुत सारी परेशानियाँ थी। और मैं अपनी बात करूँ तो कुछ मेहनत, कुछ ऊपर वाले की दुआ, कुछ माँ बाप का आशीर्वाद, कुछ आपके जो नज़दीक के लोग हैं उनका आशीर्वाद, वो सब मिला के जाके हमको सफलता मिली। और मैं 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ाई मैंने गांव में की है। गांव में जाहिर सी बात है उस समय हम लोगों का जो है, ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत पुराने हैं अभी तो, लेकिन ना कोई स्कूल में सुविधा थी। मतलब हम लोग नीचे अपना जो है जूट की वो टाट पट्टी वो अपना लेके जाते थे, इसलिए कि स्कूल में वो सब भी नहीं था बेसिक एमिनिटीज। अगर बारिश हुई तो रेनी डे, अगर ठंड ज़्यादा है तो अलाव जला के बैठ जाते थे, इसलिए कि नीचे मतलब कोई 2 कमरे थे, 5 क्लासेस थे, उसी में ऑफिस भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता था 4वीं 5वीं वालों को। अगर बारिश हुई, तेज़ धूप है या
बहुत ठंड है, तो एटलीस्ट फर्स्ट टू थर्ड क्लास वालों को छुट्टी हो जाती थी अनऑफिशियली। जी जी जी। इसलिए एक सुविधाएं थी नहीं, हम लोग 8वीं क्लास तक नंगे पैर जाते थे, बल्कि ये कहे कि मतलब ऑलमोस्ट 95% बच्चे नंगे पैर ही जाते थे। जी तो सुविधाओं का तो स्तर ये था। और मेरा गांव, आज भी मेरे गांव में पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो कह सकते हैं कि एकदम रिमोट गांव है। बट जो होता ना कि एक इमोशनल सपोर्ट वो हमेशा से रहा है, घर का, परिवार का, लोगों का, उससे एक ताकत मिलती थी। जी। फिर 8वीं क्लास के बाद हमारे अगल बगल कोई साइंस स्कूल बढ़िया नहीं था, तो हम अपने घर से लगभग 17 किलोमीटर दूर राजा हरपाल सिंह इंटर कॉलेज सिंगरा मऊ है, तो वहाँ हमने 9 से लेकर 12 तक पढ़ाई की। वहाँ की भी ये कहानी है कि वहाँ हुआ क्या कि हम लोग ट्रेन से जाते थे, इसलिए कि साइकिल मैं ठीक से चला नहीं पाता था, और साइकिल चलाने में डर भी लगता था। प्लस 17 किलोमीटर आप चला के जाओ आओ तो पॉसिबल है नहीं, तो हम लोगों ने कमरा लिया था। तो हम कई 3-4 बच्चे रहते थे, तो 35 या 40 रुपये महीना किराया था। तो हम लोग जो बुरादा होता है लकड़ी का ना, कटिंग के बाद जो बुरादा रहता है, उसकी अंगीठी पे हम लोग खाना बनाते थे। और मतलब आई कैन से इट प्राउडली दैट कि हम 9th क्लास में ही हम खाना बनाना, यहाँ तक रोटी वगैरह तक बनाना सीख लिए थे। अच्छा। तो 9 से 12 तक पढ़ाई हमारी वहाँ हुई। 12 तक जो एक परिवेश मिला, जो मार्गदर्शन उस समय तक था उपलब्ध, उसके हिसाब से लगता था कि डॉक्टर बनना चाहिए। इसलिए कि मैं 11th-12th में बायोलॉजी का सब्जेक्ट था, जो पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन होता नहीं कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स कभी कभी आते हैं, तो मैंने तो महसूस किया है। हम लोगों की प्रिपरेटरी लीव हो रही थी, अंतिम दिन था पढ़ाई का, उसके बाद 10-15 दिन छुट्टी होती, फिर बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो हमारे एक फिजिक्स के टीचर हुआ करते थे, शंभूनाथ सिंह जी। तो उन्होंने पहली बार बताया कि आईएएस, आईआरएस, आईपीएस ये सब चीज़ें, तो बड़ा फैसिनेटिंग लगा कि नहीं ये तो बड़ा अच्छा काम है। तो मैं कोई बहुत एक्टिव क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट मैं करने वाला विद्यार्थी नहीं था, मैं साइलेंट ऑब्जर्वर ही रहा करता था। तो उस दिन पता नहीं मन में ऐसा है, हमने पूछा, हम लोग मास्टर साहब कहते थे, जैसे आज बच्चे सर कहते हैं, मैडम कहते थे, हम लोग मास्टर साहब कहते थे। कोई लेडी टीचर है तो बहन जी हुआ करती थी। तो हमने बोला मास्टर साहब ये इसके लिए करना क्या है? तो उन्होंने बताया कि इसके लिए किसी भी सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन करना है, अगर उसके बाद फिर आपको 4 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, और आपको वो सब्जेक्ट प्लस एक सब्जेक्ट और चूज़ करना पड़ता है। जैसे आज की तारीख में तो अभी एक ही सब्जेक्ट रह गया मेंस में, पहले प्रीलिम्स में एक सब्जेक्ट होता था प्लस जीएस होता था, और मेंस में 2 सब्जेक्ट जीएस, एसए और ये सब रहते थे। तो हमने पूछा कि क्या ज़रूरी है कि जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया जाए वही सब्जेक्ट ले सकते हैं? बोले नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर उन्होंने उनकी सुविधाओं के बारे में चर्चा की, तो मेरे मुंह से ऐसे, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनको बोल नहीं रहा था, बट अंदर से ना आदमी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो तो कुछ ऐसे सब निकलता है। हमने बोला कुमार साहब काम तो बड़ा अच्छा है। तो वो तो होता नहीं कि थोड़ा सा उसको व्यंग्य नहीं बोलेंगे, लेकिन मजाकिया लहजे में उन्होंने बोला कि बाबू साहब इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने बोला मास्टर साहब छोड़िए, अभी तो बड़ी अच्छी फील आ रही है, तो फील करने दीजिए कि जैसे एज इफ कि हम एंजॉय करने हाँ, तो हम उसको फील, उसको महसूस करके ही हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि, तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब डॉक्टर बनना कैंसिल, अब हमको सिविल सर्विस में जाना है। फिर हमने 12th के बाद ग्रेजुएशन में साइंस से हम आर्ट्स में आ गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ, उसमें हॉस्टल्स मिलते नहीं थे, तो डेलीगेसी में करणपुर एक मोहल्ला है प्रयाग स्टेशन के बगल में, वहीं हम रहते थे। हमने ग्रेजुएशन किया, पीजी भी वहीं से किया, और पहले अटेम्प्ट में हमारा जो आज की तारीख में उसको बोलते हैं समीक्षा अधिकारी बोलते हैं, वहाँ सिलेक्शन हो गया था। फिर हमने एमपीपीसीएस का पहला अटेम्प्ट इंटरव्यू दिया, उसमें भी हो गया, उसमें इंटरव्यू दिया था, बट उस समय एक जनरल होता कि अदर स्टेट वालों को इंटरव्यूज़ में नंबर नहीं मिलते थे जी। हमको भी 250 में 30 मिला था, तो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट बी सिलेक्टेड। फिर सिविल सर्विस मैंने दिया, सिविल सर्विस पहले अटेम्प्ट में हमको इंडियन डिफेंस अकाउंट्स मिला। मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगा। देखिए, मैं शब्द रंग के माध्यम से विभिन्न सरकारों से, विभिन्न प्रदेश के सरकारों से अपील करता हूँ कि या तो आप किसी भी बच्चे को अदर स्टेट का एलिजिबल ही मत करिए किसी भी परीक्षा देने के लिए, लेकिन अगर आप उसको योग्य घोषित करते हैं कि उत्तर प्रदेश का बच्चा जाके मध्य प्रदेश में कर सकता है,
तो इस तरह से बेईमानी उसके साथ न किया जाए। बच्चा बच्चा होता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नहीं होता है। ठीक है सर। नहीं, अभी ये सारी प्रॉब्लम नहीं, उस समय थी। हो सकता है हम गलत भी हों, लेकिन परसेप्शन यही था। और उससे बड़ी चीज़ ये थी, कम से कम इलाहाबाद में मैंने किसी को नहीं देखा था कि जो मध्य हमारे प्रदेश सीनियर्स की थे या हमारे मतलब सीनियर्स ही थे, इसलिए कि मैं यंगेस्ट था जिसने इंटरव्यू दिया था। तो 250 में मैं मतलब 45 के ऊपर किसी को इंटरव्यू मार्क्स मिलते मैंने नहीं देखा था। जी। तो एक ये था कि मार्क्स नहीं मिलते हैं, खैर वो बात गई। मतलब कारण क्या था, अगर शायद हो जाता तो मैं सिविल सर्विस तैयारी नहीं कर पाता। तो मतलब मेरे लिए वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। नहीं, वो तो ठीक बात है कि हो जाता तो आप नहीं होते, लेकिन अगर ये होता है तो ये गलत होता है। हाँ बिल्कुल नहीं, देखिए ये तो डिक्लेयर्ड पॉलिसी कहीं की नहीं है। जी जी। किसी भी सरकार की कभी भी ये पॉलिसी नहीं होती है, होनी भी नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकती कि आप अदर स्टेट वालों को नंबर मत दो। डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, वो लेकिन वो अनऑफिशियली या इंडिविजुअल कौन क्या करता है, जी तो ये कोई भी मतलब पॉसिबल ही नहीं है कंट्रोल करना। तो इस पर खैर बहुत ज़्यादा उस पर हम नहीं जाते हैं। तो खैर फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर हमने ज्वाइन किया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, फिर हमने रिजाइन दिया, डिफेंस अकाउंट्स ज्वाइन किया। तो उस समय अगर हम एक चीज़ आपको बताएं राजेश जी, कि क्या था कि 96 एग्ज़ाम्स तक क्या होता था कि अगर आपका ग्रुप ए मिलता है, जी आपको दोबारा एग्ज़ाम देना है, तो 1 साल का एक्सटेंशन मिलता था। अगर आपका हुआ तो ठीक, नहीं तो पहले आपको पहली मतलब फर्स्ट यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम योर फर्स्ट जॉब, देन ओनली यू कैन अपीयर। ओके। लेकिन 97 एग्ज़ाम में ये प्रोविज़न चेंज हुआ, और 97 एग्ज़ाम ही पहला एग्ज़ाम था जब मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा रिटर्न में बड़े IRS अच्छे मार्क्स मिले थे, इंटरव्यू में नहीं मिला था, तो लगा कि शायद जो है ये चेंजेस मेरे लिए ही हुए हैं। जी। तो मैं नौकरी और पढ़ाई साथ साथ चल रही थी। फिर जाके 3 साल बाद मेरा सिलेक्शन मतलब 63rd रैंक आई, और फाइनली मतलब इनकम टैक्स हमने सेकंड चॉइस दिया था, तो हमको इनकम टैक्स मिला। तो इस ढंग से मैं गांव मतलब कि प्रतापगढ़ ज़िले के जो एकदम सुदूर गांव से निकल के सिविल सर्वेंट बनने तक की मेरी मतलब यात्रा ये रही। तो सिविल सर्वेंट बनने के बाद की, तो अगर अनुभव पूछूं मैं, तो उसमें तो सभी का अनुभव सिविल सर्वेंट का जैसा अनुभव होता है, सभी का अनुभव वैसा होगा। देखिए कोई खास बात अगर आपको लगता है कि सिविल सर्वेंट बनने के बाद आपको क्या खास बात लगी, वो अगर आप हमारे दर्शकों से शेयर देखिए करना सबसे चाहें। बड़ी बात ये होती है कि आप एक छोटी जगह से निकल के आप एक एक बड़ा आपको एक क्षेत्र मिलता है, आपका व्यक्तिगत विकास भी होता है, आपकी सोच विकसित होती है, प्लस आप न चाहते हुए भी आप अपने अगल बगल के लोगों को, अपने समाज को एक दिशा कुछ हद तक आप दे सकते हो। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे गांव में, मेरा जो गांव है सारडी गांव है जी प्रतापगढ़ ज़िले का, जो सुल्तानपुर बॉर्डर पे है। मेरे गांव में मेरे सिलेक्शन होने के पहले तक जी पूरे गांव में गवर्नमेंट जॉब में मुश्किल से हमारे ख्याल से 8 से 10 लोग रहे होंगे, या 7 से 8 लोग रहे होंगे। जी। मेरा सिलेक्शन होने के बाद आप समझिए कि 7 से 8 साल के अंदर ये संख्या कम से कम 50 पहुंच गई। तो ये तो प्रेरणा बने आप तो उस वही अब एरिया करें, के ये लिए। ये आपके लिए बड़ा संतोषप्रद होता है कि आप जो है हमेशा आप किसी को कुछ देते नहीं जी हो डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली आप बहुत कुछ दे सकते हो, क्योंकि जी आपका जो भी सफलता असफलता है, आपका जो भी व्यक्तित्व है, जी वो दूसरे को, जो स्पेशली जाहिर सी बात है जो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक है उससे ज़्यादा प्रभावित होगा, जी। जो जितना दूर है कम प्रभावित होगा। तो वो चीज़ें हुई, इस बात का मुझे बहुत संतोष है कि हमारे गांव से बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मतलब अलग अलग सरकारी नौकरियों में वो गए। अच्छा, एक चीज़ का मैंने देखा है, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो IAS IPS अधिकारी, और डेट टू आप भी उनमें से सबसे खास मित्रों में हैं। लेकिन हमने ये देखा कि जो साहित्य से बहुत जुड़ा हुआ होता है बड़ा अधिकारी, ज़्यादातर ख़ास तौर से एकदम अंग्रेजी की उसी इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड से अगर नहीं आया है, तो साहित्य में उनकी पकड़ और समझ दोनों रहती है। तो इसका क्या कारण आप देखते हैं? देखिए मैं तो साहित्य का विद्यार्थी भी रहा हूँ। जी अगर आप फिलोसफिकल ढंग से इसको इंटरप्रेट करें, तो किसी के व्यक्तित्व के 3 पक्ष होते हैं।
जी नॉलेज, एक्शन, इमोशन, ज्ञान, क्रिया, भाव। और साहित्य जो है वो भाव पक्ष को ही लेके आता है, ठीक है। जी तो जिसने साहित्य पढ़ा है उसके अंदर भाव पक्ष या तो प्रबल शुरू से है, या वो प्रबलता कुछ न कुछ बढ़ी है अगर साहित्य आप पढ़ते हो। जी तो मेरे साथ ये था कि वो भाव पक्ष था भी, और साहित्य पढ़ने से थोड़ा और उसमें निखार आया। जी और चूंकि मैं ग्रामीण मतलब पृष्ठभूमि से रहा हूँ, मेरी एक आदत है, मैंने फिलॉसफी भी मतलब मैंने एमए फिलॉसफी में किया है, तो चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा बारीक से, जैसे बोलते हैं ना कि बिटवीन द लाइंस पढ़ने की आदत है। जी तो चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से देखने की कोशिश करता हूँ। कितना सफल होता हूँ, कितना असफल होता हूँ, तो आप बाकी लोगों को नहीं छोड़ तो दीजिए। अगर साहित्य है तो संवेदना तो पार्ट एंड पार्शियल हो जाती है। तो ये जो संवेदना आपके अंदर उत्पन्न होती है, तो आपके जो कार्य का निस्तारण करते हैं, जो ड्यूटी का आप निस्तारण करते हैं, तो उसमें सहयोगी सिद्ध होती है कि विरोधी सिद्ध होती नहीं, है? बिल्कुल सहयोगी सिद्ध होती है। देखिए, अभी जैसे कि अब इस बात पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है, जैसे कि जो लीडरशिप या जो जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें एक ह्यूमन टच की बात की जा रही है, एक ह्यूमन जी अप्रोच की बात की जा रही है। ये कह सकते हो कि लॉन्ग ड्यू मतलब ये चीज़ें थी जो अभी इम्प्लीमेंट हो रही है। जी तो आपके जितने भी आपके व्यक्तित्व और कृतित्व में, चाहे आप व्यक्तिगत जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, या प्रशासनिक जीवन में हो, जी उसमें संवेदना एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसको मतलब कि भुलाया नहीं जा सकता, उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है, जी और करना भी नहीं चाहिए। नहीं, जैसे आप मानिए कि संवेदनशील व्यक्ति है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, इनकम टैक्स के बहुत सारे उसके ऊपर ड्यूज हो गए हैं, किसी ने फैक्ट्री लगाई थी, उसके अंदर बैलेंस शीट में दिखा पैसा उस समय में, और बाद में किन्हीं परिस्थितियों में उसकी फैक्ट्री नहीं चली, उसका डूब गया, और टैक्स आपको कलेक्ट करना है और उसकी दशा बहुत ख़राब है। तो क्या आपको मुश्किल नहीं आती होगी कि उसको देखिए हम, राजेश जी, अगर आप दशा सोचेंगे नहीं, देखिए तो आप आप। जो है ये बहुत जनरलाइज चीज़ें हैं। कभी भी जो ज्ञान, क्रिया, भाव तीनों पक्ष हैं, हम जी थोड़ा फिलोसफिकल हो रहे हैं, जी उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। जी अगर जो कंट्राडिक्शन दिखता है ना, वो आपकी समझ का फेर है। देखिए, मैं जब एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर काम करूंगा तो मेरी जो ड्यूटी है वो करूंगा, लेकिन उस ड्यूटी में जैसे आप मेरे ऑफिस आओगे तो मैं ये बोलूँगा कि चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, आपको ठंडी लगी मैं बोलूँगा थोड़ा एसी कम कर दो, जी ठीक है, तो मैं चाय भी ऑफर करूँगा। जी ये मानवीय पक्ष है। लेकिन टैक्स पूरा वसूलेंगे। वो देखिए, वो ड्यूटी, इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि आप जी जो है वो उसको दो चीज़ मिक्स मत करिए। जी को आपका वो ड्यूटी ड्यूटी है, संवेदना संवेदना है, दोनों आप मिक्स नहीं कर सकते हो। वो जो है, जैसे कोई जज है, जज जो है वो कितना भी वो होगा, लेकिन वो नियम, जो कानून है और जो सबूत हैं, जी उसके हिसाब से निर्णय देगा। खाली उसमें यह है कि हाँ, संवेदना की जहाँ तक बात है, कि जैसे नहीं होता है संवेदना, देखिए आपके सरकार हो, प्राइवेट हो, हर जगह संवेदना का बड़ा महत्व है। जैसे नहीं होता है कि कोई जेल में कैदी है तो उसमें कहा जाता है ना कि उसको भी सुविधाएं दी जाती है, वो संवेदना है, जी ठीक है। फिर उसको जेल भेजा जाता है, ये कार्य है। ये कार्य है। तो इस सब में कोई मतलब अंतर विरोध है नहीं जितना बताया जाता है। तो वो बहुत जनरलाइज है, तो या वो कंफ्यूज लॉट है जो ऐसा करता मोटे है। मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो आप लोग जैसे मधुमक्खी जो है फूलों पे मंडरा मंडरा के शहद निकालती है। ये चीज जो आप कह रहे हैं, ये तो जो है चाणक्य ने अर्थशास्त्र में पहले ही कहा था। तो और ये तो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है सरकार की, हमेशा से रही है कि, जी तो वो तो आपको जो है उतना ही लेना है जितना जो है कि पुष्प मुरझाए न। जी तो ये तो बिल्कुल सही बात है उसमें। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और ख़ास तौर से एज ए इनकम टैक्स के एडमिनिस्ट्रेटर, और बहुत सारे अनुभव होते होंगे, बहुत जगह आपने छापामारी किया होगा, नहीं, वो बहुत सब जगह, छोड़िए, वो उस पर हम ज़्यादा बहुत नहीं बात नहीं कर आप बात सकते। नहीं करें, लेकिन बहुत जगह आपने इकट्ठा किया होगा, रेवेन्यू इकट्ठा किया होगा, सरकार का खजाना भरा होगा। तो वो तो एक पार्ट ऑफ ड्यूटी हो गया, उसमें कोई विशेष उल्लेखनीय भी नहीं है, आप करते रहे। ये साहित्य की अभिरुचि है जो आपकी, तो वो
समय आपको मिल पाता है कि कुछ आपके दिमाग में उमड़े और घुमड़े उसको आप कागज पे आकार दे पाएँ? देखिए समय तो मिलता है। समय तो देखिए सबके पास समय मतलब समय कोई मिलना ऐसा नहीं है कि आप पॉकेट में रखे हो या कोई लिफाफे में बंद कर आपको समय दे दिया। जी, तो अगर आपकी इच्छा प्रबल है तो समय आप मैनेज कर लेते हो। जी, जब कोई बोलता है मेरे पास समय नहीं है तो आप निश्चित तौर पर जान लीजिए कि कम से कम 90% केसेस में इच्छा शक्ति नहीं है। जी। समय तो रहता है, समय 24 घंटे का आपको मैनेजमेंट है, वो टाइम को आपको मैनेज टाइम करना टाइम है। मैनेजमेंट करना। हाँ, एक चीज़ जरूर होता है कि आपका जब इसे नहीं होता कि भाई आपका दूसरा इंटरेस्ट कह लीजिए या ड्यूटी आपकी हावी है, जी। तो आपकी एक अभिरुचि जो है धीरे धीरे वो जब तक आप उसको अभ्यास नहीं करोगे उसमें धीरे धीरे मतलब एक तरह से कमी होने लगती है। अच्छा, आज की कविता को, अभी मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, आगे से मैं पीछे जाऊँगा। हम्म। आज की कविता को समय मिलता होगा पढ़ने का, पढ़ भी रहे होंगे। आप किस रूप में देखते हैं? क्या कविता प्रगति कर रही है या कविता मर रही है? देखिए कविता तो निश्चित तौर पे वो हम प्रगति तो नहीं बोलेंगे जी, कि आजकल जैसे नहीं होता कि एक तो लोगों की छपास और बकवास की बीमारी है। जी, जिसके पास पैसा है इसको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो राइटर भी बनना चाहता है, वो जो है पोएट भी बनना चाहता है, वो उपन्यास भी लिखना चाहता है। इसलिए कि क्या होता था पहले, होता था ना कि भाई आपकी किताब इस प्रकाशक के यहाँ छपी है तो मतलब आपकी किताब में कंटेंट बढ़िया है। लोग प्रकाशन किस प्रकाशन से किताब छप रही है वो देख के भी पढ़ते थे। जी, इसलिए कि उनका जो एक स्टैंडर्ड था वो पहले किताब को पढ़ते थे, कई ढंग से डिस्कस करते थे, फिर उनको लगता था कि किताब छपने लायक है कि नहीं। आज होता है कि ये प्योर कमर्शलाइज हो गया है, हमको पैसा दो हम किताब छाप देंगे। तो सामने वाले को लगता है ठीक है भाई थोड़ा अपनी जेब ढीली करनी है, कुछ भी बकवास परोस दो। एक और हम बताएं जो कविता में एक तो कंटेंट बहुत कम मतलब अच्छे कंटेंट्स नहीं आ रहे हैं, दूसरा क्या हो रहा है एक सेंटेंस को आप तोड़ मरोड़ को तीन या चार अच्छा सेंटेंस आप पकड़ लेते हो, जी। उसको मिला के मतलब 25-30 लाइन कविता लिख देते हो। वो कविता नहीं है, कविता का नाम भद्दा मजाक है। रादर ऐसे लोगों को अगर साहित्य जगत में कहीं कोई संस्था एक हो जो नियामक संस्था जैसी हो या इनफॉर्मली नियामक करते हैं, तो ऐसे लोगों को बहिष्कृत करना चाहिए, कभी भी एंटरटेन नहीं करना चाहिए। जैसे लिखा है, अब जैसे मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं जी, तो कविता तो ऐसे ही बन जाएगी। मैं आया, देखा राजेश जी बैठे हुए थे एकटक मुद्रा में, अब उनकी नज़रें शून्य को निहार रही थी, फिर मुझे लगा कि इनको ये किसी चिंतन में हैं या चिंता में हैं। तो अब ये कोई कविता नहीं है, ये सामान्य बातचीत है, जी। लेकिन इसको भी लोग कविता बना और देते कई हैं। लाइनों में कर और दिया। ऐसे ऐसे लिखने वालों का पूरा जो है मतलब बोलते हैं ना इतनी ज़्यादा संख्या है कि वो अब चिढ़ होने लगी है। आप जी। जिसको मतलब इसको मैं कविता नहीं, ये कविता भी नहीं है, ये कविता के नाम पे गाली है खाली। तो जो छंद की कविता से मुक्त होकर जो कविताएं कही जा रही हैं, तो उसमें अधिकतर यही होता होगा, क्योंकि देखिए कविता में भाव जब तक नहीं होगा, हम जी, करें कि छंद लय तो डेकोरेटिव चीज़ें हैं, जी, चलो हम मान भी लिए, लेकिन भाव तो होना चाहिए। जी, आपका भाव क्या है, आपकी क्या संवेदना है। आपने कहीं से 4 लाइन उठा के उसको तोड़ मरोड़ के जो है 70 लाइन बना दिया, आपने बता दिया कविता है। तो ये तो मजाक है। ये तो एकेडमिक्स के लिए आपको अकादमी पुरस्कार लेना है तो आपको ऐसी ही कविता लिखनी पड़ेगी। अगर आप छंद में गीत लिखेंगे राधा कृष्ण का, छंद में अगर आप गीत लिखेंगे राम जी का, तो उसको कीर्तन की कैटेगरी में चला जाएगा, उसको तो कभी कोई महत्व मिलेगा नहीं। तो आप देखिए कि जितनी भी कविताएं एकेडमी से पुरस्कृत होती हैं, जहाँ बड़ी बड़ी संस्थानों से पुरस्कृत हो रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा था कि वो, कह रहा हूँ कि बुरी है, लेकिन आज छंद की कविताओं का जो है महत्व घट गया है। गीतकार मंचों पे भी बहुत कम मिलते हैं। विष्णु सक्सेना है, कुछ और गीतकार हैं जो मंचों पर हैं, लेकिन क्या मंच से छंद का गायब होना और चुटकुलेबाजी हावी है? अगर आप कभी समय निकलता हो या टीवी पे देखते होंगे
तो सेंसिटिव कविता क्या आप बहुत बार सुन पाते हैं कि नहीं, हम वही लगातार? बता रहे हैं ना कि उसका कारण ये है। जी देखिए, साग्रह लेखन लेखन नहीं होता, जी वो मजाक है। कभी भी सायास लेखन लेखन कैटेगरी मैं उसको नहीं मानता। जी। सायास लेखन खाली आप जो है पुरस्कार कोई के लिए लिखे। नहीं, पुरस्कार भी नहीं कह सकते। जी वो आपको टॉपिक दिया गया है, आप टारगेट पूरा कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपके पास एग्जाम में आप बैठते हो, हाँ। आपको 500 शब्द में लिखना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, जी तो वो आपका जो है जो लेखन है वो सायास लेखन है। जी। तो वो रचना नहीं बन सकती, वो क्वेश्चन आंसर हो नहीं, सकता है। जैसे देखिए फिल्मों में भी एक गिवन सिचुएशन में आपको लिखना होता है, उन्होंने सिचुएशन बता दिया कि इस तरह से, तो सयास लेखन तो वो भी है, नहीं, लेकिन लेकिन उसमें देखिए, उसकी उसमें अंतर है। लोकप्रियता की नहीं ऊंचाइयों को नहीं नहीं, छूती है वो। उसमें अंतर है। देखिए अंतर क्या है। जी वो सायास लेखन है, लेकिन सायास लेखन में उनको एक दे दिया गया है कि उस, जैसे देखिए, जैसे पतंग उड़ाई जाती है ना, पतंग में डोर आपके हाथ में होती है, वो उड़ती कितनी भी दूर तक रहे। उसी तरह जो फिल्मों में जेन्युइन लेखन है, वो जो है आपको कंटेंट एक सिचुएशन बता दी गई, जी बाकी इमेजिनेशन पे, उसके इमेजिनेशन पे छोड़ दिया जाता है। कवि वो लोग जो रचनाकार है, कवि है, गीतकार है। जी इसीलिए इसीलिए जब फिल्मों में गीत की रिकॉर्डिंग होती है तो उसको ही बुलाया जाता है हाँ, कि राइटर। अगर कहीं फिट बैठा। अदरवाइज क्या होता है, ठीक है, सामने वाला लिख दे दिया, हमको उसमें चेंज करना है, हम चेंज कर देंगे, तो उसको पूछने की क्या जरूरत है। जी लेकिन और जो जो होता है कि ये जो ऐसे रचनाकार हैं, मैं मानता हूं कि वो साहित्य के ऊंचे पायदान पे हैं, इसलिए वो सिचुएशन उनको बताया गया, उसको आत्मसात करते हैं। जी आत्मसात करने के बाद फिर वो उनके अंदर से निकलता है, जी 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 ठीक है। उनको कंटेंट दिया जाता है, लेकिन टाइम नहीं दिया जाता, जी। हाँ, टाइम नहीं दिया ठीक है। जाता, आप एक दिन में लिखिए, 10 महीने में यस, लिखिए। उसका कारण है कि वो सामने वाला उसको वो फील करेगा, वो इमेजिन करेगा, तब उसके शब्द निकलेंगे, और ये प्रैक्टिस से आया है। जी। नहीं लेकिन उसमें भी आप देखिए, एक चीज मैं इंटरप्ट करूंगा, उसमें भी आप देखिए, कहा जाता है ना ये फला इस जोनर के गीतकार हैं, ये इस जोनर के, तो उनके इमोशंस भी उसी जोनर में ज़्यादा बढ़िया कर पाते हैं। जी 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 तो जो प्रैक्टिस उनकी है, या जो बोलते हैं ना कि उनकी जन्मजात जो उनकी प्रतिभा है, प्लस प्रैक्टिस मिला के उनका एक जोनर बनता है। जी। दो बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें कही आपने, एक अनायास ही आपके मुंह से निकला, एक जन्मजात प्रतिभा आपने बोला। तो मुझे तो लगता है कि कविता अगर जन्मजात प्रतिभा नहीं है तो आप कवि तो नहीं बन सकते, और बिल्कुल कुछ नहीं। भी आप बन जाइए। और जिसमें जन्मजात प्रतिभा है वो किसी भी स्तर पे चला जाए तो एक उत्कृष्टता का लेवल उसका कहीं से उसको गिरने नहीं देगा। एक चीज़ का कुछ मैं आपसे और भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम आपको कई बार बुलाएंगे, एक बार में पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये इंटरव्यू खास तौर से हम ले रहे हैं जिसमें हम समग्र रूप से बात कर रहे हैं, फिर हम पिन पॉइंट करेंगे, किसी विशेष टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे। एक हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि ये जो पाश्चात्य जो फिलॉसफी है और जो हमारी आज की फिलॉसफी है, द्वैत अद्वैत, द्वैतवाद्वैत, विशिष्टाद्वैत जो है, तो इनमें से मैं ये चाहूँगा कि जो, अगर आज आप पश्चिम की बात करने का समय ना भी हो, तो थोड़ा सा जो है जीव और ईश्वर के संबंध पे ही द्वैत है, अद्वैत है, और जो आपका चार्वाक की जो थ्योरी है, तो अगर बड़े ब्रीफ में आप देखिए, थोड़ा हम सा। आपको पहले तो जो भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का अंतर बताते हैं। जी जो पाश्चात्य दर्शन है, उसके लिए वर्ड यूज होता है फिलॉसफी। जी फिलॉसफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस प्लस सोफिया। जी फिलॉस मतलब होता है नॉलेज, सोफिया मतलब होता है लव। जी तो ज्ञान के प्रति प्रेम, ये फिलॉसफी है, जी ठीक है। और जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, उसमें कहा जाता है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जी। जिसके द्वारा देखा जाए वो दर्शन है। वो दर्शन है। इसी चीज को डॉक्टर राधाकृष्णन ने
उनकी किताब है जो इंडियन फिलॉसफी उन्होंने लिखा है, तो उसको उन्होंने लिखा है कि इसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया है कि मतलब फिलॉसफी इज़ विजन फॉर लाइफ। इसीलिए आप देखिए कि जो भारतीय मनीषा में जितने भी दार्शनिक रहे हैं जी वो खाली बोलते नहीं, उसको जीवन यापन करते हैं। तो उनकी जो सारी चीज़ें हैं वो उनके अनुभव से आई हैं। चाहे वो आपका जो है जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, चार्वाक दर्शन हो, सांख्य हो, योग हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, वेदांत हो। जी तो बेसिक अंतर ये है। इसीलिए जैसे अगर हमारे यहाँ, इसीलिए क्या है कि आप देखिए, उठा कर देखिए कि जितने दार्शनिक हुए हैं वो सब जो है वो ऋषि वगैरह रहे हैं। जी कारण क्या, उन्होंने उस चीज़ को जीवन में उतारा है। उतारा। बाहर के लिए क्या है कि वो शैंपेन लेके भी वो ज्ञान की बातें कर सकता है, उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। इसलिए उसने स्टडी किया है, नॉलेजेबल है, उसका अफेक्शन है ज्ञानप्रद, बट उसको खुद इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी तो ये बेसिक डिफरेंस है इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी में। तो हमारे और पश्चिम संस्कृति के बीच जो अंतर है वो शायद यही है, हमारी फिलॉसफी में जो अंतर है वही अंतर है उनकी जीवन शैली में और हमारी जीवन शैली में। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से अजय जी से कहूँगा कि थोड़ा सा हम भी दूर होते जाते हैं अपनी जीवन पद्धति से, अपने अध्यात्म से, अपने संस्कार से। हमारी नई पीढ़ी दूर होती जा रही है। पीढ़ी की बुराई करना नहीं है, शायद वो हमसे बेहतर लोग हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो नई पीढ़ी है हमारे अध्यात्म के बारे में सरल शब्दों में हमारे अजय जी उनको बताएं ताकि उनके जीवन में वो उतार सके कुछ हद तक। देखिए, जैसे हमने बताया कि भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में अंतर है कि भाई वहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम है, यहाँ जीवन के प्रति दृष्टिकोण है भारतीय मतलब संदर्भ में। तो इसीलिए कहा था कि यहाँ आचार विचार और व्यवहार में जो आप बातें लागू करते हो वही आप लिखते हो, वही दर्शन होता है। इसी रूप में जैन दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत है। और जो अध्यात्म का चूँकि बाकी चीज़ें जो है एक तरह से समाहित होती चली गई। अब आपको बताएं, एक बड़ी खूबसूरती है, कहा जाता है ना कि एक उपनिषद में हमारे कहा गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है जिसको अलग अलग विद्वान अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। इसका बड़ा एक खूबसूरत एग्जाम्पल है, जैसे वेदांत की बात होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वेदांत मतलब वेदांत कोई एक चीज़ नहीं है। हम आपको बताएं, एक पुस्तक है ब्रह्मसूत्र जी, जिसको ऋषि वादरायण ने लिखा था। और वादरायण के लिए हम बताएं कि ऋषि वादरायण जो है वो जैमिनी के गुरु थे जी, जो मीमांसा के मतलब प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ब्रह्मसूत्र एक है जिसको ऋषि वादरायण ने लिखा है। उसकी व्याख्या जब शंकराचार्य करते हैं तो उसमें उनको अद्वैत दिखता है जी, शंकर भाष्य जी। जब रामानुजाचार्य करते हैं तो उसमें उनको विशिष्टाद्वैत दिखता है जी। जब मध्वाचार्य बात करते हैं तो उनमें उनको द्वैत दिखता है जी। जब निम्बार्काचार्य उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उस पर टीका लिखते हैं, भाष्य लिखते हैं, उसमें द्वैताद्वैत दिखता है जी। तो मतलब जो मूल ग्रंथ है वेदांत का वो है ऋषि वादरायण का ब्रह्मसूत्र। अच्छा, अगर एक लाइन में हम लोग आपसे चाहेंगे, जैसे द्वैत की बात हुई और अद्वैत की बात हुई, अद्वैत का मतलब दो नहीं, सिर्फ एक। यस। द्वैत का मतलब दो। तो यहाँ पे दो का तात्पर्य है जीव और परमात्मा दो है, वहाँ जीव और परमात्मा एक है। और विशिष्टाद्वैत में जो आज हमारी जो पद्धति चल रही है वो शायद विशिष्टाद्वैत के रामानुजम जी भी उसके एक्चुअली रामानुजाचार्य का जो है वो व्यवहारिक जीवन, चूँकि भक्ति मार्ग के थे जी, वो भक्ति मार्ग तो वो ज़्यादा पॉपुलर है। हम आपको बताएं, ब्रॉडर लाइन में अगर हम अध्यात्म की बात करें जी, तो अगर आप पढ़िए इन सबको, चाहे वो शंकराचार्य को पढ़िए, रामानुजाचार्य को पढ़िए, मध्वाचार्य को पढ़िए, निम्बार्काचार्य को पढ़िए, रामानंदाचार्य को पढ़िए, या और भी जो है जिन्होंने टीकाएं लिखी हैं, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी लिखी हैं, लेकिन उनका जो टीका लिखी है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो अद्वैत को सपोर्ट करता है जी, इस टाइप से है।
इसमें कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। आप अगर इसको सब मिला कर देखा जाए तो तीन तरह की सत्ताएं मानी जाती हैं, जी तीन तरह के, तीन स्तर भी माना जाता है हमारे जो आध्यात्मिक विकास का। जी जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कि जो हमारा पूरी दुनिया है वो तीन स्तर की है। जी एक आपकी प्रातिभाषिक सत्ता है, जी एक व्यवहारिक सत्ता है, एक पारमार्थिक सत्ता है, जो ट्रांसेंडेंटल या आध्यात्मिक जो बोलते हैं। जी अब देखिए कितना खूबसूरती से इसको इंटरप्रेट किया गया है कि जैसे सपने में कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई सपने में सब चीज़ें बकवास है, झूठ है, गलत है, लेकिन वो झूठ नहीं है। जी आप देखिए कि सपने में आप जब डरते हो, कोई डरावनी चीज़ देखते हो, आपको डर लगता है, उसका असर आपको जगने के बाद बात भी भी होता है। रहता है। जी पसीना भी होता है, जी आपकी नींद खुल जाती है, बच्चे रोने भी लगते हैं, बड़े लोग भी डर जाते हैं, कुछ लोग को ये ज़्यादा डरने लगते हैं, बीमारी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी भी सत्ता है जिसका स्वप्न या प्रातिभाषिक स्तर पे अस्तित्व है। जी एक स्तर ये है। दूसरा स्तर है व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता में क्या है कि जैसे अब कहा जाता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, जी चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, यही कहा जाता है, जी जो कि साइंटिफिकली मतलब प्रूवन है। जी हम व्यवहार में क्या बोलते हैं, सूर्य उगा, हाँ ऊपर तक आ गया, सूर्य डूबा। जी, तो सूर्य ने चक्कर लगाया। सूर्य चक्कर लगा रहा है, सूर्य मूव कर रहा है और पृथ्वी स्थिर है। ये हमारा व्यवहारिक। अब आप देखिए कि आप जब ज्योग्राफी किसी मतलब ज्योग्राफी के जो जानकार है उससे पूछिए, किसी साइंटिस्ट पूछिए, तो ये बोलेगा अरे यार क्या बात कर रहे हो, पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है, वो नहीं। जी लेकिन हमारी पूरी दिनचर्या इसी पे चलती है। कि सूर्य चक्कर लगा। सूर्य उगा, आप उठते हो, दोपहर हो गया, शाम हो गया, अब इसके बाद खाना बनेगा, डिनर करेंगे, सो जाएंगे। वो सच नहीं है, लेकिन सच से अधिक है। सच से अधिक नहीं बोलेंगे, वो व्यवहारिक स्तर पे सच्चाई है, जी वो व्यवहारिक स्तर पर सच्चाई है। और तीसरी सच्चाई जो अंतिम सत्य है वो आध्यात्मिक स्तर है। तो कहने का मतलब इन तीनों में कोई विरोध नहीं है। जी इसी तरह हम आपको बताएं कि जैसे आपको बहुत सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स मिल जाएंगे कि एक मूर्ति पूजा के विरोधी मिलेंगे, एक की मूर्ति पूजा के समर्थक मिलेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं भाई मैं तो एक ईश्वरवाद को मानता हूँ, तो उसमें मूर्ति पूजा नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे। जो कि अगर आप ध्यान से देखिए इसमें कहीं कोई अंतर विरोध नहीं है। वो मतलब ये तीनों का अस्तित्व जो है तीनों स्तर पे है। कैसे हम आपको बताएं, आप देखिए कि सपने में भी आपको कुछ लोग जो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, सपने में भी ईश्वर के दर्शन होते हैं। जी सच्चा तो नहीं रहता वो, जी लेकिन उनको दर्शन होते हैं। चाहे और उसमें बड़े बड़े आपके संत महात्मा हुए हैं। अगर एक बड़ी कहानी कही जाती है कि जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस को मतलब काली माँ के दर्शन हुए थे, हाँ एक्चुअल में तो नहीं था, जी। पर सपने में हुआ था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। आप कभी कभी देखिए, ये तो ईश्वर की बात, आपका कोई जो नज़दीकी हो सकता है जिसकी डेथ भी हो चुकी हो, दसियों साल बाद भी सपने में आता है वो। होता है। तो कहने का मतलब एक अस्तित्व उस लेवल पे भी है। दूसरी चीज़ है कि आपका जो है मंदिर में जाते हो, ये सब पूजा पाठ करते हो, ये आपका ग्रेजुअल वो दिखाता है कि आपका विकास हो रहा है। ऐसे आप सोचते हो, मंदिर में जाते हो, आप देखिए मंदिर में आप जाते हो, क्या होता है कि आपका एक बना बनाया रूप है, उसके बारे में सोचते हो, और आप बाकी समय सोचो न सोचो वहाँ जाके जरूर सोचते हो ईश्वर के बारे में। जी तो जैसे नहीं होता है कि वो फोकल पॉइंट बन जाता है। मंदिर और कुछ नहीं है। फिजिक्स की अगर बात करें हाँ हाँ, तो फोकल वो एक तरह पॉइंट से है। फोकल पॉइंट है। सेंटर से थोड़ा ऊपर। हाँ, अब वो जब अभ्यास करते करते जिसका वो हमेशा फोकल पॉइंट में ही मोड में आ जाता है, जी। तब उसको ईश्वर का पारमार्थिक रूप या अध्यात्म जो होता है ना, उसको जो ट्रांसेंडेंटल लेवल है, उसका ज्ञान होता है, जो शंकराचार्य बात करते हैं अद्वैत वो रूप है। जी तो कहने का मतलब ये है कि सामान्य इंसान के लिए ये मंदिर सोने ही का भी बना। ठीक है। उसके बाद जो भक्ति मार्ग है, ये सब जो बताते हैं पूजा पाठ, हमारे भगवान ऐसे हैं, ये है वो है, तो वो सब चीज़ें, वो सब ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। इसमें जो लोग अंतर विरोध खोजने की कोशिश करते हैं, वो जबरदस्ती का जो है इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसी चीज़ को एक आध्यात्म के एक लेवल पे आप पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जो मूर्तियां हैं
और मूर्तियों का अस्तित्व को आप नकार नहीं सकते। वो बिगनर्स के लिए तो है ही है। नहीं देखिए, और ज़्यादातर मनुष्य बिगनर ही होता है। नहीं वही हम करें, वो क्या है कि आपका एक 3 पायदान है, हमने बोला ना, प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक। जी। तो वो उसके पायदान है। तो हम जब मूर्ति पूजा, हम मंदिर में जब जाते हैं, आप देखिए कि एक लेवल के बाद आदमी हिमालय पे साधना करने चले जाता है, तो वो टॉप लेवल वो प्राप्त कर लिया है। उसको हर जगह जो है मूर्ति, हर जगह भगवान दिखते हैं। और वहाँ जहाँ साधना करता है वहाँ कोई मूर्ति नहीं रहती जी। अब देखिए, वो साधना खाली आंख बंद कर लेता है, वो मूर्ति देखता भी नहीं जी। तो वो टॉप लेवल है। लेकिन अब इसी में कोई अंतर्विरोध खोजता है, तो ये मतलब मेरी अपनी समझ वो है, तीनों एक ही चीज है। वो उसके अब लिए जैसे हम आपको बताएं, एक जैसे बहुत सारे लोग जो है बात करते हैं, भगवत गीता के नाम लेते हैं जी। इसे होता है योग क्या है जी। बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों में। अभी किसी से पूछा जाए, अभी आपसे पूछा जाए कि योग क्या है, जी, तो आप क्या योग बोलोगे? कि आजकल वही जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जबकि वो आसन है, वो योग नहीं है। वो योग नहीं है। ठीक है। आप देखिए कि जैसे कहा जाता है ना कि जो गीता में, अब हम आपको बताएं, जैसे ज्ञान क्रिया भाव जो हमने बात किया, तो ज्ञान क्रिया भाव में कोई कंट्राडिक्शन भगवत गीता में ही कहा गया नहीं है। कैसे नहीं है, हम आपको बताएं कि योग की एक परिभाषा दी गई है, योग कर्मसु कौशलम। जी। मतलब कर्म में कुशलता ही योग है। ही योग है। भगवान ने ये भी कहा एक जगह की जो है, सुनिए जी, तो ये तो हो गया आपका कर्म की महत्ता, कर्म का जो है। फिर उसी गीता में कहा गया है समत्वम योग मुच्यते, मतलब सभी समय समता ही योग है। जी। ये भाव के मतलब हर जगह भाव, एक भाव रखना, बैलेंस बना कर रखना, सुख में दुख में हर वो योग परिस्थिति है। में तो एक ज्ञान भी आ गया, योग है। ये भी आ गया। जी। अब बात आती है कि ज्ञान की। ठीक है, ज्ञान के लिए अगर आप बात करोगे तो वही होता है कि ईश्वर और मतलब कि मनुष्य के संबंध जो है, को मिलन जो है, हाँ, भी योग है। जी। ठीक है। तो गीता में भी ज्ञान क्रिया योग या सत्व रज तम, इसमें कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है जी। ये अच्छा, कोई भी शरीर जैसे है वो सत्व रज तम तीनों से बना है। जी। जी, एब्सोल्युटली एक कोई नहीं। एक होगा तो वो मतलब इंसान रह ही नहीं जाएगा तो। जी। हाँ, उसमें जो है आपका परसेंटेज कुछ कम गुण जो ज्यादा है वो होता है। डोमिनेट करता है, उसी से आपका जो है पर्सनालिटी डेवलप पर्सनालिटी डिसाइड होता है। जी। किसी में सत्व जाता है, किसी में रज जाता है, किसी में तम जाता है। जी। और कोई बुरा नहीं है, बुरा नहीं, बुरा नहीं, कोई बुरा नहीं है। जी। 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 बुराई तब आती है जब उसमें बैलेंस ना हो। जी। वही समत्वम, जब उसमें सभी समय समता अगर नहीं है तो बुराई है। जी। आहार पे भी इसीलिए कहा गया है कि अगर आप राशि भोजन है तो आपकी प्रवृत्ति, आपके गुण दोष डिसाइड करते हैं इन तीनों गुणों की मात्रा को, जिसको हम लोग आज की डेट में डीएनए बोलते हैं। तो 3000 साल पहले डिफाइन कर दिया था। आहार पे जो मेरा अपना मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि देखिए ये प्योर मैथमेटिक्स है। जी। आहार को मैं प्योर मैथमेटिक्स नहीं, वो तो भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, हम इसीलिए बोल रहे हैं कि आहार पे जो है कुछ लोग बहुत सारा जैसे कमेंट पास करते हैं, ऐसा खाने से, वैसा खाने से, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये खान पान प्योर मैथमेटिक्स है। अभी जैसे मान लीजिए कि आप जो है, हो सकता है कि आधा किलो पनीर आप ना खा पाए, एक आदमी जो है 3 किलो पनीर खा जाता है, तो न तो आधा किलो पनीर खाना श्रेयस्कर है, न तो 3 किलो, बट डिपेंड्स। अगर आप खा के पचा लेते हो, वो खाना आपके लिए ठीक है। ठीक है। नहीं, जैसे हमने कहा कि स्वभाव आपका बनता है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की परसेंटेज के हिसाब से जो आपका स्वभाव बनता है, और उस स्वभाव के हिसाब से ही आपका खान पान भी डिसाइड हो जाता है। अगर आपके स्वभाव में राशि गुणों की प्रमुखता नहीं है, हम इसको मेरा मत थोड़ा इसके विपरीत है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। ये चीज़ें 3 चीज़ होती है, देश काल परिस्थिति, इस पे तय करती है। देश काल मतलब आप किस जगह रह रहे हो, किस सिचुएशन में हो, ठीक है, और किस समय हो, ठीक है, किस कालखंड में आप हो। नहीं, जैसे अगर आप राजा हैं, आपको युद्ध लड़ने जाना है, तो आपको राशि खाने की आदत एग्जैक्टली वही हम कहना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि राजा वाली बात नहीं, आप देखिए सैनिक हैं। जब आप फिजिकल एक्टिविटी आपको ज़्यादा करनी, तो आपको प्रोटीन का इंटेक चाहिए। जी।
कैसे पूरा करोगे आप देख लो। जी जी अभी इवन एक ही इंसान आप उम्र के अलग अलग पड़ाव पे आप अलग अलग चीज़ें खाते हो, जी, ठीक है, वही रुचि हो जाती है आपकी वही रुचि। अब उस समय। उससे जो है ये बड़ा आसान सा कहना होता है कि जैसा अन्न वैसा मन, ये ठीक है, कुछ लोग लिए मैं इस पर कमेंट नहीं मतलब करूंगा, बहुत एलिमेंट्री हो गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये प्योर मैथमेटिक्स है। अगर आप जो भी चीज़ खा के पचा सकते हो वो खाना ठीक है, जो नहीं पचा सकते हो वो नहीं ठीक है। हाँ, भगवान कृष्ण ने वर्जित नहीं किया कुछ भी। ठीक है, तो ये सब अच्छा। दूसरी चीज़ आप देखिए कि हम जो हमारी मानवता का विकास जिस रूप में हुआ है, जी हम पहले आखेट करके ही वही खाते थे, जी कच्चा मांस और कंद मूल फल यही सब खाते थे, फिर पका के खाने लगे, फिर हम अन्न उपजाने लगे, फिर दूध पे आ गया, आज जो है वो सुपर फूड क्या क्या सब कुछ आ गया है। तो ये मानवता इवॉल्व होती रही है, उसका विकास होता रहा। इस पर बहुत ज़्यादा मतलब हमको लगता है कि ये कुछ ओवर रेटेड कॉन्सेप्ट है ये। हाँ। मैं इसको नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि आप जो खा के पचा सकते हो, आपकी शरीर जो है, आपका शरीर उसको अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो खाना आपके लिए ठीक है। कुछ लोगों को एलर्जी दूध से भी होती है, कुछ लोग दही से होती है, कुछ लोग गेहूं की रोटी से होती है, कुछ चावल से होती है, कुछ दाल से होती है। तो उसको एलर्जी है, जिसका मतलब दाल खराब है ऐसा नहीं है, रोटी खराब है ऐसा नहीं है, उसके लिए प्रॉब्लम है। तो मेरा वही बात आती है कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, वो आप तय करिए। तो आपने मूल बिंदु ही आपने बोल दिया कि जो भारतीय परंपरा है उसके अंदर आप ईश्वर को मानते हैं तो भी आप हिंदू हैं, आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो भी आप हिंदू हैं। देखिए, हिंदू कोई शब्द नहीं था, जी, हम आपको बताएं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। नहीं, सनातन धर्मी भी आप सनातन ही है। सनातन हाँ। दो चीज से बना है, सत और तत्। जी ठीक है, सत्य ईश्वर हो गया, तत्व मतलब बाकी की। और इसको जो है केवल दो चीज में डिफाइन किया जाता है। जी सत्य मतलब ये बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, जी ठीक है, और तत्व में कहा जाता है कि तत्त्वमसि ब्रह्म। जी बात एक ही है कि तुम में भी ब्रह्म है, ये सब चीजें हैं, मतलब सब में ब्रह्म देखना, और मैं ब्रह्म हूं, अपने आप को रियलाइज होना। जी तो दूसरा इसका मतलब होता है कि जिसका न आदि है न अंत है, वो सनातन है। जी अब हुआ क्या कि जब जो है मुगल वगैरह सब आए या फारस वगैरह से सबसे, तो वो सिंधु घाटी का या और उसके पहले वाले उस सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु देखे, उनके यहाँ स नहीं बोला जाता था, हाँ बोला जाता था, तो स को वो ह बोलते थे। जी तो सिंधु से वो हिंदू बना, बाद में उसी से हिंदू धर्म कहने लगे। बाकी हिंदू धर्म जैसा आपके किसी भी वेद पुराण शास्त्र में हिंदू शब्द नहीं है। जी 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 नहीं, तो देखिए, जैसे वो तो ठीक है कि एक संबोधन के लिए नाम चाहिए और किसी भी कारण से आ गया वो नाम, और सनातन को अगर आप बोलिए या सनातन के सापेक्ष में अगर आप हिंदू बोलिए तो दोनों करीब करीब समानार्थी हो गए हैं। वो समानार्थी हो गए। देखिए, यही अब धर्म की बात होती है। नहीं, वैसे तो समानार्थी कुछ भी नहीं होता है, वही हम कर रहे हैं। जलज अलग है, पंकज अलग है और कमल अलग है। दूसरी चीज ये है, जैसे कि धर्म की बात होती है, पूरी चर्चा होती रहती। जी, जैसे हमने बताया ना, भारतीय और पाश्चात्य धर्म में अंतर है, पाश्चात्य दर्शन में अंतर है, वैसे ही धर्म और मजहब में भी अंतर है। जी जी हमारे यहाँ धर्म की जो परिभाषा दी गई, धर्म जो है ध्री धातु से बना है, जिसके बारे में कहा गया धारयते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। इसीलिए बोलते हैं ना, भाई का धर्म में नहीं कहता, पत्रकार का धर्म में नहीं कहता, सैनिक का धर्म में नहीं कहता, राजा का धर्म नहीं कहता। तो ये धर्म तो मानते नहीं। जिस धर्म को आज हम ले रहे हैं वो मजहब है, वो धर्म है ही नहीं। इसीलिए सनातन परंपरा की बात होती है, सनातन धर्म की बात नहीं होती। जब कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षितः, तो वो धर्म का ये मीनिंग नहीं है। उसमें कहा जाता है कि जो धारण करने योग्य हो उसकी रक्षा करना। उसमें क्या है कि कोई कमज़ोर है उसकी सहायता करना, झूठ न बोलना, आप जो है अगर आप राजा हो तो पूरी प्रजा का आपके हित का ध्यान रखना, अगर आप पूजा पाठ करा रहे हो तो आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, वेद और यज्ञ वगैरह आप सही ढंग से करो। आप कृषक हो तो कृषि इतना उत्पादन करो ताकि लोगों का पेट भरे। भाई हो तो भाई के साथ प्रेम से रहो, तो वो भ्रातृ धर्म है। बहन है तो बहन का धर्म है, भाई का बहन पर अलग धर्म, माता के प्रति अलग धर्म है, माता का अलग धर्म है। तो हर चीज वही बात आती है कि अपना अपना धर्म देश काल परिस्थिति के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो सबकी जो श्रेय और वरेण्य भूमिका होती है,
वही धर्म है। तो आज हम लोगों ने धर्म को डिफाइन किया और लास्ट लेग पे जाके बहुत अच्छी बात बोली हमारे अजय प्रताप जी ने। और धर्म क्या है, एक बार आप लोग जब पॉडकास्ट देखिएगा तो एक बार दोबारा से ध्यान से सुनिएगा, और अगली बार जब आएंगे हमारे स्टूडियो में अजय प्रताप जी, तो हम लोग इसका विस्तृत व्याख्या करेंगे। और काफ़ी जो है आपको जो संक्षेप में है आज आपने जाना, उसको हम लोग व्याख्या करके उसके अंतर्निहित तमाम बातों को हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बहुत शीघ्र मिलते हैं। अजय जी वादा करिए आप दोबारा फिर आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों।